हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का टॉपिक लेके आया है और ये इतिहास का टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। आप लोगों से इस वीडियो को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा। और क्या होता है, अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इस टॉपिक पर। देखिए, जो क्रांतिकारी आंदोलन है इससे क्या होता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से इनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये इतिहास का एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन कैसे शुरू हुआ भारत में और क्रांतिकारी आंदोलन इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था तो राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। एक देखिएगा 1885 से लेकर 1905 तक के जो आंदोलन था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको उदारवादी आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? उदारवादी। फिर 1905 से लेकर जो आंदोलन चला गांधी जी से पहले, उसको कहते हैं उग्रवादी आंदोलन। और गांधी जी जब 1917 में भारत में चंपारण से जब आंदोलन शुरू किया तो उसको क्या कहता है? गांधीवादी आंदोलन कहते हैं। तो ये जो आंदोलन है ये गांधीवादी फेस में ही ये आंदोलन हुआ। कौन से फेस में हुआ है? गांधीवादी फेस में। किस फेस में हुआ है? गांधीवादी फेस में। क्योंकि देखिए, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1924। तो गांधीवादी फेस में ही ये शुरू हुआ। अब देखिए, इनको क्रांतिकारी क्यों कहा गया है? इनको क्रांतिकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका मानना था कि जो गलत या जो अनैतिक कार्य करने वाले या भारतीय लोगों को सताने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी है उनसे बदला लिया जाए, उनको क्या है मार दिया जाए या उनको खत्म किया जाए, उनको डरा धमकाया जाए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो सरकार के जो संपत्ति है उसको लूटने का काम ही किया। सरकार के संपत्ति अगर लूटा जाएगा तभी क्या होगा कि इस क्रांतिकारी आंदोलन को चलाया जा सकता है। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला उदय हुआ था वो बंगाल और महाराष्ट्र से हुआ था। महाराष्ट्र में एक अभिनव भारत नामक एक संगठन बना था। कौन सा संगठन बना था? अभिनव भारत। अभिनव भारत, जिनका नेतृत्व किसने किया था? बी.डी. सावरकर। जिनका नेतृत्व किसने किया था? बी.डी. सावरकर। ठीक है, और दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन बना था, यानी संगठन बना था, वो है बंगाल में, जिनका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। जिनका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। और इसमें बारिंदर घोष क्या था? इनके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। तो देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जनक कहाँ? महाराष्ट्र से शुरू हुआ और ये बंगाल तक फैल गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे देश में 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और असहयोग आंदोलन के बाद जब 12 फरवरी 1922 को, कब? 12 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस लिया गया था, तब क्या था, जो हमारे देश के जो युवा थे वो क्या है, गांधीवादी आंदोलन से असंतुष्ट हो गए थे। क्यों हुआ था? आप लोग जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ था। गोरखपुर में कौन सा कांड हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था। और गोरखपुर में चोरा चोरी कांड होने के कारण क्या है, गांधी जी इस हिंसक प्रवृत्ति से अपने आप को अलग करने के लिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। जब भारत में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था तो जो क्रांतिकारी या जो युवा लोग थे वो क्या है, गांधीवादी नेतृत्व से क्या हुआ, असंतुष्ट हो गया। तो उनका मानना था कि गांधीवादी जो नेतृत्व है इससे देश को आजाद नहीं करवाया जा सकता है। गांधीवादी नेतृत्व से क्या होगा, देश को आजाद नहीं कर पाता। तो उनका मानना था कि हम ऐसा संगठन बनाए जो क्रांतिकारी रूप से क्या है, देश को आजाद किया जाए। कैसे देश को आजाद किया जाए? क्रांतिकारी रूप से देश को आजाद किया जाए। और उसके लिए उन्होंने पहला संगठन बनाया था, उसका नाम क्या था? HRA। पहला संगठन क्या है? HRA। और उसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसका गठन कब किया गया था? 1924 में किया गया। देखिएगा, इस संगठन का नाम क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन। भारत कैसा, इनका देखिए क्रांतिकारी लोगों का मानना था कि जो भारत आजाद होगा तो भारत कैसा होगा? रिपब्लिक होगा।
यानी भारत से राजतंत्र खत्म होगा, भारत में कैसा होगा, लोकतंत्र होगा, यानी रिपब्लिक यानी गणतंत्र भारत होना चाहिए। और गणतंत्र भारत होगा तो क्या होगा, राजा महाराजा या उद्योगपतियों का शोषण भारत से खत्म हो जाएगा। और इस संगठन का स्थापना कहां हुआ था, कानपुर में। कहां पे हुआ था, कानपुर। कानपुर कहां पे, उत्तर प्रदेश पे, आप जानते हैं कानपुर कहां है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अब देखिए इस जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो सदस्य थे उनमें मुख्यतः ये 4 लोग थे। चंद्रशेखर आजाद, आप लोग जानते हैं उनको आजाद के नाम से फेमस है। उसके बाद रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ये 4 जो व्यक्ति है ये क्या थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेन सदस्य थे। और इनके अतिरिक्त और भी इनमें सदस्य थे। देखिए इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए इनको क्या था, धन की आवश्यकता था, यानी संपत्ति यानी धन की आवश्यकता था। और धन के लिए उन्होंने क्या किया, एक ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से कहाँ, लखनऊ को। उस ट्रेन का नाम क्या है, 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या है, 8 डाउन ट्रेन। कहां से जा रहा था, सहारनपुर से लखनऊ जा रहे थे। और लखनऊ पहुंचने से पहले एक जगह है लखनऊ के आसपास, उसका नाम है काकोरी। काकोरी एक छोटा सा स्टेशन है, आज भी देखते हैं। ये क्या है, लखनऊ से पहले अगर आप बरेली से जाएंगे तो लखनऊ से पहले क्या होता है, एक छोटा सा स्टेशन है जो काकोरी के नाम से फेमस है। तो इस स्थान पर 1925 में ये लोगों इन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लोग थे, इन्होंने क्या है, 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। यानी 8 डाउन ट्रेन में जो खजाना था, सरकारी खजाना था, उसको लूट लिया। और इस घटना को क्या कहा जाता है, काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, काकोरी कांड कहा जाता है। और कब हुआ है, 1925 में हुआ। कहां पे हुआ था, काकोरी में। काकोरी कहां पे है, लखनऊ के नजदीक। और लखनऊ कहां है, आप जानते हैं यूपी में है, और यूपी की राजधानी लखनऊ। तो इसमें क्या होगा कि चंद्रशेखर आजाद तो भाग गए थे, लेकिन बाकी जो 3 है, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, इन तीनों को पकड़े गए और इन तीनों को फांसी दिया गया। इन तीनों का कहां क्या हुआ, फांसी हुआ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद अंतिम रूप से कभी भी क्या पुलिस के हत्थे नहीं आता, पुलिस के गिरफ्तार में नहीं आता। अब देखिएगा आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा अशफाक उल्लाह खां के बारे में। अभी देखिएगा हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गोरखपुर में एक अशफाक उल्लाह खां के नाम पर क्या उत्तर प्रदेश का एक चिड़ियाघर का नाम रखा। क्या रखा, चिड़िया, यानी जो वन्य जीव अभयारण्य है उनका नाम किसके नाम पे रखा है, अशफाक उल्लाह खां के बारे में। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब इन तीनों की फांसी हो गई तो यह संगठन कमजोर हो गया। और संगठन कमजोर होने के बाद क्या हुआ, ये संगठन खत्म हो गया। अब आते हैं हम दूसरा संगठन बनाते। देखिएगा जब पहला संगठन ज्यादा कार्य नहीं कर पाया तब क्या है, दूसरा संगठन बना। और दूसरा संगठन का नाम क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी अब जो क्रांतिकारियों का मानना था कि हमारा देश जब आजाद हुआ, यानी ब्रिटिश से जब आजाद हुआ तो हमारा देश कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा और रिपब्लिकन भी होगा। यानी सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि भारत के पास जितना संपत्ति है, इस संपत्ति का क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर भारत के संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होगा तो देश के सभी लोगों को क्या मिलेगा, संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। तो देखिएगा आजादी से पहले हमारे यहाँ पे राजा महाराजा नवाब या बड़े बड़े लोग थे तो क्या था, उनके पास अधिकतर संपत्ति हुआ करता और भारत के लोग क्या है, गरीबी था। तो इनका मानना था कि अगर जब देश आजाद हो जाएगा तो इन नवाबों या जमींदारों या राजाओं से क्या था, या उद्योगपतियों से संपत्ति छीन के क्या करेंगे, इन गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो उसका काम क्या था, सोशलिस्ट। और भारत कैसा होगा, रिपब्लिकन होगा। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होगा। भारत के जो शासन करने वाले जो संस्था होगा उनका चुनाव होगा। चुनाव कौन करेंगे, भारत के लोग करेंगे। तो उसको आप जानते हैं गणतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र होता है कि जो देश के जो प्रमुख होता है, यानी राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा जहां किया जाता है वो क्या है, गणतंत्र है। ठीक है। और लोकतंत्र किसे कहता है, जहां पे यानी जिस देश में सरकार के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। आप जानते हैं दुनिया का पहला लोकतंत्र कौन है, ब्रिटेन है। और दुनिया का पहला गणतंत्र कौन है, अमेरिका है। तो दुनिया का पहला लोकतंत्र कौन है, ब्रिटेन है। दुनिया का पहला गणतंत्र कौन है, अमेरिका है। अब आते हैं इसमें, देखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, 1928 को हुआ था। कब हुआ था, 1928 को हुआ था। इसका स्थान कहाँ है, फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे है, दिल्ली में है।
अभी देखिए फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, यानी फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। किसका नाम? फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल दिया गया। अब देखिए इनमें कौन कौन से मुख्य सदस्य थे। इनमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और भी इनमें सदस्य जैसे बटुकेश्वर दत्त हो गया, ठीक है, जतिन दास हो गया, ये और भी इनमें सदस्य थे। ठीक है, इनमें और कौन कौन सदस्य थे? जैसे बटुकेश्वर दत्त, उसके बाद जतिन दास, भगवती चरण बोहरा, ये और इनमें क्या मुख्य सदस्य रहे थे। ठीक है, अब हम आते हैं कि इनके बारे में ये क्या हुआ, क्या कार्य किया, इनका कार्य क्या था। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि ये जितने भी क्रांतिकारी है क्या है, असहयोग आंदोलन से उत्पन्न असंतोष के कारण ही ये क्या है, एक क्रांतिकारी का रास्ता अपनाया। इन्होंने क्रांतिकारी का रास्ता क्यों अपनाया? क्योंकि असहयोग आंदोलन से गांधी जी हिंसा का विरोध करके असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। कब? 12 फरवरी 1922 को। तो ये क्या था, इनसे क्या नाराज थे, इसलिए इन्होंने क्या है, इन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आप लोग जानते हैं कि 1928 को भारत में एक मिशन आया था जिसको कहते हैं साइमन मिशन। आप जानते हैं साइमन मिशन किसके नेतृत्व में आया था? जॉन साइमन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आया था? जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में आया था क्या? साइमन मिशन। और साइमन मिशन क्यों आया था? देखिए साइमन मिशन इसलिए आया था, 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो बनाया गया था उसका समीक्षा करने के लिए आया था। क्या आया था? 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो बनाया गया था उसका क्या करने आए थे? समीक्षा करने के लिए आए थे कि वो कानून अब देश में सही है कि गलत है, उसका क्या करने आए थे? रिव्यू करने, यानी समीक्षा करने आए थे। लेकिन इसका विरोध भारत में क्यों किया गया था? इसका विरोध भारत में इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या नहीं था? एक भी भारतीय सदस्य। जब साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे तो भारत के जो कांग्रेस या अन्य जो राजनीतिक संगठन है ये इनका विरोध किया। इन लोगों का मानना था कि क्या एक भी भारतीय इस काबिल नहीं है कि भारत पे जब किसी कानून का समीक्षा होने वाला है तब एक भारतीय उसमें शामिल हो सके। तो इनका विरोध सबसे ज्यादा क्या था कि किसी भी भारतीयों को इस समिति में या इस मिशन में क्या शामिल नहीं किया गया। तो जब ये लोग भारत में आए साइमन कमीशन 1928 में, तो भारत में हर जगह पे इसका विरोध होने लगे और कुल मिला के जो कांग्रेस है ये क्या मुख्य रूप से इसका विरोध करने लगे। लेकिन क्या है, लाहौर में साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे वो कौन करता? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या है, लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे। और लाला लाजपत राय को क्या पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी कहा जाता है। ये क्या है, लाहौर में क्या है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लेकिन उसी विरोध के दौरान क्या है, पुलिस द्वारा इन पर लाठी बरसा दिया गया था। पुलिस द्वारा क्या है, इन पर लाठी चार्ज किया था। लाला लाजपत राय पर क्या किया था? लाठी चार्ज। जब लाठी चार्ज किया गया था तो कुछ दिन के बाद क्या है, साइमन की हत्या हो गई थी। सॉरी, साइमन नहीं, मतलब लाला लाजपत राय की क्या होगी? हत्या हो गई। मतलब क्या होगा, इनका मृत्यु हो गई थी। कि लाठी चार्ज के बाद क्या हुआ कि इनके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया। जब लाला लाजपत राय के मृत्यु हो गए तो क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग इससे बहुत नाराज हो गए, क्योंकि इनको पंजाब केसरी कहा जाता था। इसलिए क्या है, पंजाब के लोग थे तो इनको बहुत, ये जो क्रांतिकारी लोग थे क्या है, इनको बहुत मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि लाला लाजपत राय क्या गरम दल यानी उग्रवादी दल के नेता थे। उग्रवादी दल के नेता थे। आप जानते हैं कि भारत में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उग्रवादी दल का नेता माना जाता है, जिसको लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय। उग्रवादी दल में कौन कौन थे? लाला लाजपत राय,
कौन हो गया? लाला लाजपत राय हो गया, बीजी तिलक हो गया और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल हो गए। और चौथा जो व्यक्ति था जो उग्रवादी दल के नेता थे, उसका नाम है अरबिंदो घोष। ये चार जो व्यक्ति है ये क्या है? उग्रवादी दल से संबंधित थे। और पंजाब में कौन थे? लाला लाजपत राय। तब लाला लाजपत राय जब पुलिस से लाठीचार्ज से जब लाला लाजपत राय का जब मृत्यु हो गए थे, देहांत हो गए थे, तो क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे ये क्या है, बहुत दुखी हो गए थे। इन्होंने प्लान किया है कि जो ऑफिसर या जो पुलिस ऑफिसर लाला जी पर लाठी बरसाए थे उनकी हत्या कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या है, पुलिस अधिकारी का मारने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और 1928 में लाहौर के जो पुलिस कैप्टन थे उनका नाम है सैंडर्स। उनका नाम क्या है? सैंडर्स। कब? 1928 में। तो इनमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन चारों ने मिलकर कैप्टन सैंडर्स की क्या हत्या कर दी। कैप्टन सैंडर्स की क्या कर दिया? हत्या कर दी। जब कैप्टन सैंडर्स की हत्या कर दी तो इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस लगाया गया। इन पर कौन सा केस लगाया गया? लाहौर षड्यंत्र केस 1928। लेकिन क्या हुआ, ये लोग क्या भेष बदल के लाहौर से बाहर निकल गए। क्या करके? भेष बदल के लाहौर से बाहर निकल के इनको पकड़ में नहीं आया। ठीक है, पकड़ में जब नहीं हुआ तो क्या इन पर क्या मुकदमा चल नहीं पाया। लेकिन क्या है, उसी समय 1929 में क्या हुआ था कि लाहौर विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रहा था। कौन सा? ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रहा था। इस बिल पास होने से क्या है, भारत में जो मजदूर है, मजदूरों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगने वाले थे। यानी ये मजदूरों के खिलाफ क्या है, ये बिल पास होने वाला था। और मजदूरों के साथ साथ क्या जो सोशलिस्ट और साम्यवादी लोग थे उन पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे। तब क्या है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर लाहौर असेंबली में, कहां पे? लाहौर असेंबली में एक कमजोर बम को फेंका और उसमें कुछ पर्चे फेंके। पर्चे में लिखा था कि बहरे लोगों को धमाके से सुनाई देने की बात बताई गई है। तो लाहौर असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और इन दोनों को क्या है, उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गिरफ्तार कर लिया तो इन लोगों पर क्या है, केस चला गया। लेकिन केस चला गया, कौन सा केस? लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। क्योंकि इस बम फेंकने से किसी भी व्यक्ति का हताहत नहीं हुआ था। और ये क्योंकि खाली बेंचों में क्या है, ये बम फेंका गया था। तो जब खाली बेंचों में जब बम फेंका गया था तो क्या किसी हताहत नहीं हो, तो क्या है, इस लाहौर असेंबली बम फेंकने से क्या था, इन पर कोई केस नहीं बनता था, इन पर कोई मृत्यु दंड नहीं दी जाती। इसलिए क्या किया, पुलिस ने उन पर लाहौर षड्यंत्र केस क्या आरोपित कर दिया। और लाहौर षड्यंत्र केस के माध्यम से जितने भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के सदस्य थे, इन सभी को क्या मुकदमा चलाया गया। इन सभी पर क्या चला गया? मुकदमा चला गया। लेकिन जेल में क्या है, इन लोगों को के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगे। बुरा बर्ताव मतलब कि इन लोगों को सही से खाना नहीं देते थे, इनको सही से क्या है, साफ सफाई इनके जगह पे नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि इन लोगों ने क्या है, जेल में आमरण अनशन कर दिया। क्या कर दिया? आमरण अनशन। और इसमें जतिन दास 64 दिन तक क्या है, आमरण अनशन किया। और 64 दिन के बाद इनका मृत्यु हो गया। तो सबसे बड़ा क्रांतिकारी लंबे दिन तक उपवास में कौन रहे? जतिन दास रहे। क्यों? क्योंकि जेल के कर्मचारी या जेल प्रशासन द्वारा इन लोगों को सही भोजन और सही व्यवस्था ना करने के कारण किया था, इन लोगों ने भूख हड़ताल कर दिया या आमरण अनशन कर दिया था। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? 64 दिन तक भूख में रहने के कारण मृत्यु हुआ। उनका नाम क्या है? जतिन दास। ठीक है, तो इनको मृत्यु हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या है, इस केस के माध्यम से 1931 को, यानी 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस के माध्यम से इन लोगों को क्या फांसी की सजा सुनाई गई, यानी फांसी दी गई। क्या दी गई? फांसी दी गई। कहां पे दी गई? लाहौर जेल में। कहां पे फांसी दी गई? लाहौर जेल में। इसलिए देखिएगा 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाता है? शहीद दिवस। प्रति वर्ष 23 मार्च को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। कहां? लाहौर जेल में फांसी दी गई। लाहौर जेल में क्या है? उनको फांसी दी गई। बाद में भगत सिंह का जो समाधि बनाया गया था, कहां पे भगत सिंह का समाधि कहां है? फिरोजपुर में। कहां है? फिरोजपुर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो भगत सिंह का समाधि कहां है? फिरोजपुर। फिरोजपुर कहां पे है? पंजाब में है। फिरोजपुर कहां पे है? पंजाब में है। ठीक है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कहां फांसी दिया गया था? लाहौर जेल में फांसी दिया गया था। भगत सिंह का समाधि कहां पे है? फिरोजपुर है। और 23 कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। और इस फांसी में क्या है, जो फांसी दिया गया था उस दिन को भारत सरकार कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कहने का। अब देखते हैं कि भगत सिंह के बारे में कुछ बातें। देखिएगा भगत सिंह का विचार क्या था। और भगत सिंह देखिएगा मात्र 23 वर्ष के अवस्था में, मार्च 23 वर्ष की अवस्था में उनकी फांसी हुई। यानी 23 वर्ष के अवस्था में भगत सिंह क्या है, बड़े बड़े विचारधारा के संस्थापक बन गए थे। इनका मानना था कि जो समाज है, समाज हिंसा से नहीं चल सकता है। उन्होंने बोला कि पिस्तौल से क्या होता है, क्रांति नहीं ला सकता। क्रांति कैसा होना चाहिए? विचारों के द्वारा लाया जाता है। क्रांति किससे नहीं हो सकता है? क्रांति पिस्तौल के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि क्रांति किससे होगा? क्रांति पिस्तौल से नहीं होगा, बल्कि क्या किससे होगा? विचार से होगा। इसलिए उन्होंने विचार कैसे दिया था कि भारत अगर स्वतंत्र बनेगा तो भारत में कौन सा विचारधारा लागू होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का वाला विचारधारा लागू होगा कि भारत की जो संपत्ति है वो हर भारत के नागरिक को बराबर बराबर मिलना चाहिए। भारत में कोई गरीब ना रहे, भारत में कोई वंचित ना रहे, भारत में कोई दलित ना रहे, भारत में कोई निम्न वर्ग ना रहे, यानी कोई वंचित, गरीब, असहाय व्यक्ति भारत में ना रहे। सबको क्या है? संपत्ति बराबर मिलना चाहिए। सभी क्या है? एक डिग्निटी के साथ क्या है? समाज में रह सके। एक डिग्निटी मतलब एक सम्मानजनक स्थिति में रह सकते हैं। और 23 वर्ष की अवस्था में इनकी फांसी हुई थी। भगत सिंह क्या किताबों को बहुत बड़े पढ़ने वाले व्यक्ति थे। इनका क्या है? इनका दिन भर क्या लाइब्रेरी में इनका बीतते थे। भगत सिंह के बारे में माना जाता है, कहा जाता है कि जब इनको फांसी देने वाले होते थे तो क्या एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनसे बोला कि कुछ समय टाइम दे दीजिए कि हम एक क्रांतिकारी से साक्षात्कार कर रहे हैं, उनसे साक्षात्कार कर ले, फिर हमको फांसी दे दीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भगत सिंह क्या है, धर्म को नहीं मानते थे। इसलिए भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं? क्योंकि भगत सिंह ने देखा कि जो धर्म का इस्तेमाल क्या है, कुछ अमीर लोग गरीब लोगों को सताने के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो भगत सिंह ने बोला कि मैं नास्तिक। उन्होंने क्या है, सिख धर्म के जो पगड़ी वगैरह है वो उतर के फेंक दिया था। आप लोग भगत सिंह का फोटो देखे होंगे, उसमें टोपी पहने हुए देखते होंगे। क्यों? उन्होंने बोला कि मैं नास्तिक हूँ। उसने नास्तिकता को ग्रहण कर लिया। उसने बोला कि मैं नास्तिक क्यों। किस किताब में पूरी तरह से उनके बारे में बताया गया कि मैं नास्तिक क्यों। ठीक है, दूसरी बात है, देखा इस समय भगत सिंह के विचारों पर एक कुछ किताब लिखा गया था, और लिखने वाला कौन थे? भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा, इन्होंने भगत सिंह के विचारधारा पर एक किताब लिखा था, उसका नाम है बम का दर्शन। बम का दर्शन, इसे क्या आता है? फिलोसफी ऑफ बम कहा जाता है। इसको क्या आता है? फिलोसफी ऑफ बम कहा जाता है। यानी बम का दर्शन किसने लिखा है? भगवती चरण बोहरा। इसमें किनके विचारों का है? इनमें क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो विचारधारा है उनका क्या है? वर्णन है। इसमें किस चीज का वर्णन है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का वर्णन है कि उनका विचारधारा क्या था, भगत सिंह का विचारधारा क्या है। भगत सिंह ने कभी नहीं बोला कि बंदूक के बल पे क्रांति होगा। भगत सिंह ने हमेशा बोला कि विचारों के दम पर क्या होना चाहिए?
क्रांति होना चाहिए। विचारधारा नहीं होगा तो समाज में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो विचारधारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब भगत सिंह की विचारधारा उस समय इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जा रहा था कि गांधी जी से भी भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ गया था। अब देखिए भगत सिंह ने एक नारा को बहुत ज्यादा बुलंद किया था। वो कौन सा नारा है? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो शब्द है इसको दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसको दिया किसने था? मोहम्मद इकबाल। लेकिन इसको नारे के रूप में किसने प्रस्तुत किया? भगत सिंह ने। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद शब्द किसने गढ़े थे या किसने उसको उत्पत्ति किया था, तो मोहम्मद इकबाल। और इसको नारे के रूप में किसने विकसित किया? भगत सिंह ने। नारे के रूप में क्या है? भगत सिंह। और एक बात और समझ लिएगा, जो मोहम्मद इकबाल थे इन्होंने भारत में सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी। भारत में सबसे पहला टू नेशन थ्योरी किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इन्होंने एक कविता भी लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कविता भी किनका है? मोहम्मद इकबाल का है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो बम का दर्शन, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये दोनों पुस्तक बहुत बार पूछा गया है। तो बम का दर्शन किसने लिखा है? भगवती चरण बोहरा ने लिखा। और इसमें किसके बारे में बताया गया? इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो विचारधारा है उनका इसमें वर्णन किया गया है। और तीसरा क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूं, वो भगत सिंह के बारे में है। उन्होंने बताया कि मैं नास्तिक क्यों, कि उन्होंने धर्म को क्यों त्याग दिया, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया विस्तार से। ठीक है, और भगत सिंह क्या है कि भगत सिंह 23 साल में इतना ज्यादा कार्य कर दिया कि उस समय उनका जो लोकप्रियता थे वो गांधी जी से भी आगे बढ़ गया था। ठीक है, तो और भगत सिंह के बारे में और एक बात ध्यान रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह ने। नारे के रूप में इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। तो इस वीडियो को भी हम इनकलाब जिंदाबाद के साथ की खत्म करते हैं। तो आप लोगों में भी इतना जोश होना चाहिए कि आप जो भी एग्जाम दे उसको इनकलाब जिंदाबाद के साथ फतेह कीजिएगा। जय हिंद।